एपिसोड 166 कॉल रिकॉर्डिंग। वह अपनी बात पर अड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता यहाँ कौन कितना रुतबा रखता है। इस फैक्ट्री में खराब प्रोडक्ट्स है और इस बात के लिए इस फैक्ट्री के मालिक पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ी दूरी पर खड़े पवन ने फ्रस्ट्रेशन में कसकर आंखें बंद की, फिर तुषार को नाराजगी भरी नजर से देखते हुए पूछा, खराब प्रोडक्ट्स? वो भी मिस्टर आदित्य कपूर की फैक्ट्री में? ऐसा हो भी कैसे सकता है? इनके प्रोडक्ट्स की जितनी डिमांड मार्केट में है, उतनी ही डिमांड हर बिजनेसमैन की इनके साथ पार्टनरशिप की है। खराब प्रोडक्ट्स रखने की मिस्टर कपूर को क्या जरूरत पड़ सकती है? यह सुनकर तुषार का पसीना छूट गया, पर वह भी बिना तैयारी के यहाँ नहीं आया था। उसके पास भी बैकअप प्लान था। उसने पहले ही खराब प्रोडक्ट्स अपने आदमियों से यहाँ रखवा दिए थे। वह अपनी टीम के मैनेजर को ऑर्डर देते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? शो करो। अक्षित ने मैनेजर से पूछा, क्या कुछ मिला है ऐसा यहाँ? मैनेजर का दिल कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने तुषार से मोटी रकम खाई थी झूठ बोलने के लिए। ये सर, वह मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया। अक्षित का चेहरा एकदम बदसूरत हो गया। वह आदित्य से बहुत प्रभावित हुआ था। ऐसे में यह बात पचाना उसके लिए मुश्किल था। तुषार के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल खेल गई। पवन ने तुरंत बोला, मेरे लिए इसे यकीन करना मुश्किल है। अक्षित, अभी के अभी दूसरी टीम बुलाओ जांच के लिए। हम तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मिस्टर कपूर ने सच में ऐसा कुछ किया है तो हम अफसोस के साथ उन पर कार्रवाई करेंगे। कहते हुए पवन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओके सर, उदासगी से कहते हुए अक्षित ने मोबाइल निकोला और कॉल करने लगा। तभी मैनेजर अचानक चिल्लाया, रुको, प्लीज कॉल मत करो, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ है। तुषार का रंग उड़ गया। हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? पवन जल्दबाजी में रुमाल से माथा पोंछते हुए बोला। मैनेजर थोड़ा हिचकिचाया, फिर तुषार की तरफ इशारा करते हुए बोला, वही है जिसने यह सब कुछ किया है। हमें मिस्टर आदित्य कपूर को फंसाने के लिए कहा था। अक्षित के हाथ रुक गए। पवन एक टक मैनेजर को देखने लगा, जैसे आगे और सुनना चाहता हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुषार चिल्लाया। उसके शरीर में से ठंडी भाप निकलने लगी। मैनेजर ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की और आगे बोला, तुषार ने हमें निर्देश दिया था। उसने कहा था यहाँ कुछ खराब मिल जाए तो ठीक है, अगर न मिले तो आदित्य को फंसाने के लिए चुपके से उसकी जड़ी बूटियों को खराब जड़ी बूटियों से बदल दिया जाए। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। तुषार अपना आपा खोते हुए जोर से चिल्लाया, फिर अक्षित से बोला, आप इस कमीने की बात पर यकीन मत करना, यह सब कुछ बना रहा है। पवन ने हताशा के पूछा, मिस्टर तुषार अग्रवाल, क्या तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तुषार दांत पीसते हुए बोला, मैं तो बस गुजर रहा था। आप खुद ही सोचो, मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मैं सिर्फ यहाँ टीम को भेज सकता हूँ। मुझे क्या पड़ी है यहाँ खुद टीम लेकर आऊं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैनेजर ने शांति से पलटवार किया, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। मैं पर्सनली जानता हूँ मिस्टर कपूर यहाँ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, पर मेरा जो आहुदा है, मुझे तुषार की बात माननी थी। पर मैंने इस बात की रिकॉर्डिंग कर ली थी कि मुझे कोई परेशानी न झेलनी पड़े। अगर कुछ है तुम्हारे पास तो बाहर निकालो। पवन ने जल्दी से आदेश दिया। मैनेजर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोजने लगा। तुषार का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें चमक रही थी। तभी उसने हाथ बढ़ाया और मोबाइल छीनने लगा, पर आदित्य ने तुरंत तुषार की कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। क्या तुम अपने खिलाफ प्रूफ को नष्ट करना चाहते हो? तुषार लड़खड़ा गया। जैसे ही वह स्टेबल हुआ, अक्षित ने मोबाइल छीन लिया था। तुषार की नजर मोबाइल पर ही टिकी हुई थी।
तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है न? कहते हुए अक्षित ने प्ले बटन दबा दिया और मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मुझे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन टीम को किसी की फैक्ट्री की जांच के लिए लेकर जान है। ओके सर, मेरी टीम आपके साथ चलेगी। लेकिन कौन सी फैक्ट्री की जांच करनी है? आदित्य कपूर की फैक्ट्री की। लेकिन सर, मुझे लगता नहीं वहाँ ऐसा कुछ मिलेगा। वहाँ की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिसकी वजह से वहाँ जांच करनी पड़े। अगर नहीं मिलेगा तो उसकी जड़ी बूटियों को खराब जड़ी बूटियों से रिप्लेस कर देना। फैक्ट्री बंद होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदित्य ने मुझे खड़े होकर वेलकम नहीं किया। वह एक हारा हुआ इंसान जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने के लायक है, वह किसी फैक्टर का मालिक नहीं रहना चाहिए। इसी के भरोसे उसने मुझे रिस्पेक्ट पे नहीं की। मैं उसे घुटने टेकने और भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस टीम लेकर मेरे साथ चलना, बाकी सभी अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। तुम्हें बस खराब प्रोडक्ट्स सबके सामने उसकी फैक्ट्री से बाहर लेकर आने हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे घृणा से भर गए। पवन ने तुषार को नफरत भरी नजर से देखा और कहा, मिस्टर कपूर पर तो हमें विश्वास था ही, पर तुम इतना गिर जाओगे इस पर विश्वास नहीं था। तुषार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वह उठकर पवन की तरफ भागा और धड़ाम से घुटने के बल बैठ गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अगर पता होता तो आदित्य आपका स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट है। लो, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करता। अच्छा, अगर मैं इनवाइटेड न होकर कोई आम इंसान होता तो। एपिसोड 167 100 करोड़। तुषार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वह उठकर पवन की तरफ भागा और धड़ाम से घुटने के बल बैठ गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अगर पता होता तो आदित्य आपका स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट है तो मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करता। अच्छा, अगर मैं इनवाइटेड न होकर कोई आम इंसान होता तो। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। किंजल ने मुझसे यह सब करने के लिए कहा था। उसका पति अपाहिज जो हो गया, तुम्हारे हाथों। खराब चरित्र और गैर जिम्मेदार इंसान बिजनेस में लोगों को लिए कैसी कैसी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। पवन ने आदित्य की बात पकड़ते हुए, डोंट वरी मिस्टर कपूर, उसने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ किया है तो मिस्टर ओबेरॉय के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट टूट चुके हैं। वह आगे उनके साथ नहीं बढ़ सकता। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। तुषार ने दया की भीख मांगी, पर पवन ने उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए पास खड़े इन्वेस्टिगेशन टीम के आदमियों को ऑर्डर दिया, इसे बाहर निकालो और जाकर अपना काम ज्वाइन करो। आदमी चीखते चिल्लाते तुषार को उठाकर ले गए। यहाँ लोगों के चले जाने के बाद पवन ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, मिस्टर कपूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यहाँ कुछ ऐसा चल रहा होगा। आदित्य एक मुद्दा देते हुए, आप कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहे हैं। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। विक्रम, मेहमानों को अंदर बिठाओ। श्योर मिस्टर कपूर। विक्रम ने ऑफिस में सबके बैठने और कॉफी का अरेंजमेंट किया। कॉफी की सिप लेते हुए पवन ने बातचीत शुरू की। मिस्टर कपूर, वैसे तो मैं पर्सनली आपको इनवाइट करने आया था, पर समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ देखने के बाद आपकी इवेंट के लिए कैसे बोलूं। जो कुछ भी हुआ था इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इवेंट का इनविटेशन एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी योजना एक लिमिटेड प्लान से हटकर है। मैं फ्रीडम का आदी हो चुका हूँ। अक्षित ने इस पॉइंट पर एक गहरी सांस ली। यह वही बात है जो आदित्य पहले भी बता चुका था। हम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आपको लिखने देंगे जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी। पवन ने आदित्य को लुभाना चाहा, आप समझ नहीं रहे। मैं अभी इन सब पर फोकस नहीं कर सकता, मेरा लक्ष्य अलग है।
कॉफी का खाली कप टेबल पर रखकर पवन थोड़ा सा हंसा, फिर बोला, ओके मिस्टर कपूर, मैं फ्यूचर में आपके साथ अच्छे संबंध रखने की उम्मीद करता हूँ। चाय नॉट। आदित्य ने भी खाली कप टेबल पर रखा। मिस्टर कपूर, आपकी हीलिंग पिल ने मार्केट में धूम मचा रखी है। मैंने सुना है इसे शोध सेंटर में भी भेजा गया है। आदित्य ने आंखें सिकोड़ी। उसे ऐसी किसी भी बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। आर यू सीरियस? आदित्य ने पूछा। हाँ। क्या आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे इस बारे में आपसे पता चल, पर मुझे कोई डर नहीं, यह बिल्कुल सेफ है। आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया। पवन थोड़ा हैरान हुआ। आदित्य का कॉन्फिडेंस देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सका, मिस्टर कपूर, जिस तरह का आपका कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत से इस गोली का ब्लूप्रिंट रेडी किया होगा। आदित्य की हंसी छूट गई। वह मुस्का दबाते हुए बोला, यह एक ऐसी गोली है जिसको मैंने बहुत लापरवाही से बनाया था। सभी लोग थोड़ा हैरान हुए, पर अगर आदित्य ने ऐसा कहा है तो यह सच ही होगा। ज्यादा समय खराब किया बिना पवन और अक्षित ने जाने की इजाजत की और चले गए। आदित्य भी अचानक यहाँ आया था तो वह भी विला की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह विला पहुँचा तो एंट्रेंस पर खड़े लोगों को देखकर दंग रह गया। उसे पता था यह लोग जल्दी ही यहाँ आएंगे, पर इतनी जल्दी आएंगे यह उसने सोचा नहीं था। अपनी गाड़ी पार्क करके वह उनको इग्नोर करके अंदर जाने लगा तो आशा उसका रास्ता रोकते हुए बोली, समझते क्या हो तुम खुद को? भगवान हो क्या? जो मन में आता है वही करोगे? आदित्य, कुछ तो शर्म करो। खुद थोड़ा बहुत अपने लिए करने लायक हो गए तो दूसरे को मिट्टी समझने लगे हो। किंजल ने उसे टांट मारा, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा, जो तुमने उसका इतना नुकसान कर दिया? एक आदमी बोला। आदित्य ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, पर उसको अंदाजा हो गया यह तुषार का बाप हो सकता है। तुषार तुम्हारा बेटा है क्या? आदित्य ने पूछा। हाँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसका पिता हूँ, ब्रिजेश अग्रवाल। तुम जानते भी हो उसने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने खुद बहुत सालों से उसे ट्रेंड किया था अच्छी बिजनेस प्लान के लिए, लेकिन तुमने एक झटके में उससे सब कुछ छीन लिया। जब उसे तुम इतना कुछ सिखा ही रहे थे तो यह भी सिखाते, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद भी गिर सकते हैं। उसने जितनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, उसे गंवाने के लिए भी खुद ही मेहनत की। किसी और का कोई दोष नहीं। बकवास बंद करो। तुम क्या समझते हो मैं कुछ नहीं जानता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतना बखेड़ा खड़ा नहीं करते तो उसे कुछ नहीं होता। तो तुम्हारा मतलब है मैं उसे मुझे आराम से बर्बाद करने देता? आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। ऐसा ही समझो, गलती तुम्हारी ही थी। तुमने पहले उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। अगर तुम सब की तरह उसकी रिस्पेक्ट करते तो उसे क्या जरूरत पड़ती तुम्हारी फैक्ट्री तक जाने की? आदित्य को इनसे बस बचकानी बातों की ही उम्मीद थी। आदित्य के अंदर हलचल मच गई। उसे गुस्सा आने लगा। उसकी शक्तियां जागृत होने लगी। पर आदित्य ने किंजल के पापा से प्रॉमिस किया था कि वह आहूजा परिवार को खत्म नहीं करेगा। इसलिए बहुत मुश्किल से खुद को शांत रखते हुए बोला, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? ब्रिजेश के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल खेल गई। हाथ बांधकर खड़े होते हुए वह बोला, ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़। एपिसोड 168 हेल्प माई डॉटर। आदित्य के अंदर हलचल मच गई। उसे गुस्सा आने लगा। उसकी शक्तियां जागृत होने लगी। पर आदित्य ने किंजल के पापा से प्रॉमिस किया था कि वह आहूजा परिवार को खत्म नहीं करेगा। इसलिए बहुत मुश्किल से खुद को शांत रखते हुए बोला, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? ब्रिजेश के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल खेल गई।
हाथ बांधकर खड़े होते हुए वह बोला, ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़। क्या सच में? आदित्य ने उससे कंफर्म किया। हाँ, अगर तुषार को नुकसान न होता तो इतना तो वह पूरी लाइफ में कमा ही लेता। ब्रिजेश ने खुद को बहुत होशियार समझते हुए चालाकी से कहा, तो तुम अपनी ओर से श्योर हो? हाँ बिल्कुल, कहते हुए ब्रिजेश को लगा नहीं था आदित्य के पास इतना पैसा होगा। अगर उसे पता होता तो कि आदित्य आसानी से मान जाएगा तो वह 200 करोड़ बोल देता। वह शांति से खड़े होकर पैसों का इंतजार करने लगा। तुम आहूजा फैमिली से तो नहीं हो न? आदित्य ने सवाल किया। नहीं, मैं आशा का रिश्तेदार हूँ, ब्रिजेश ने जल्दी से जवाब दिया। आदित्य अजीब सी हंसी हंसा, क्योंकि तुम आहूजा फैमिली से नहीं हो इसलिए तुम्हें तो मैं मुझे उकसाने की सजा दे सकता हूँ। कहने के बाद आदित्य ने हाथ घुमाया और ब्रिजेश को एक जबरदस्त तमाचा जड़ दिया। इस थप्पड़ से ब्रिजेश चक्री की तरह गोल गोल घूम गया। तभी आदित्य ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। वह बेहोश होकर गिर गया। आशा और किंजल तो स्तब्ध रह गई। करीब 3 सेकंड्स बीत जाने के बाद आशा के मुंह से चीख निकली, आ धार दिया, उसे मार दिया। वह दोनों हाथ मुंह के आगे करती हुई चिल्लाई। उसके पैर कांप रहे थे। वह चाहकर भी नहीं भाग पा रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़े आशा के भाई मनोज ने पैंट गीली कर दी। आदित्य ने सभी को ठंडे भाव से देखा। मरा नहीं, अभी तक जिंदा है, वो बस अब के बाद कभी बोल नहीं पाएगा। पर मेरी वार्निंग है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे और मत उकसाओ। यहाँ खड़े लोगों को आदित्य के सामने बोलने की हिम्मत कहाँ से मिलती। कांपते कदमों से उन्होंने जल्दी से ब्रिजेश को गाड़ी में लादा और भाग निकले। उनको जाते देख आदित्य ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कुछ देर फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद वह जड़ी बूटियों से कुछ अलग बनाने के बारे में सोचने लगा। जैसे ही उसने अंदर जाकर देखा वहां एक भी जड़ी बूटी नहीं थी। आदित्य हैरान रह गया। पहले तो वह विक्रम को कॉल करने लगा, पर आज उसे फैक्ट्री में बहुत काम था, इसलिए वह खुद ही ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर शुरू हो चुका था। हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर डॉ विनीत आर्य फ्री कंसल्टेशन लिखा हुआ था। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 50 के आसपास होगी। उसकी आंखों से अहंकार झलक रहा था। यही विनीत आर्य होना चाहिए। आदित्य ने नजर घुमाई और खुद से बड़बड़ाया। आदित्य ने सुना था उसे रेमेडीज का बादशाह कहा जाता था। यही कारण हो सकता है कि उसे हेल्थ वेलफेयर में आना जरूरी हो। उसकी एबिलिटी को देखने के लिए आदित्य ने लाइन में लगने का फैसला किया। वह लाइन में लगकर इंतजार करने लगा। यहाँ बहुत सारे लोग न्यूज सुनकर ही आए थे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सचमुच किसी रेमेडी की जरूरत थी, कुछ बस मनोरंजन के लिए इधर उधर घूम रहे थे। आदित्य के सामने एक औरत खड़ी थी जो कपड़ों से काफी गरीब लगती थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे के साथ वह यहाँ खड़े रहने में बहुत परेशान थी, पर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। पूरे धैर्य से अपनी बारी का इंतजार किया। 2 घंटे से अधिक समय बाद आदित्य और विनीत आर्य के बीच की दूरी कम होती गई। उसके सामने खड़ी औरत भागकर डॉ विनीत के पास गई और चिंतित होकर बोली, डॉ विनीत प्लीज मेरी बेटी को देखिए, इसे लगातार बुखार रहता है, कोई भी दवा काम नहीं करती। डॉ विनीत आर्य ने बच्ची को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं और अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। औरत ने थोड़ा इंतजार किया, फिर झिझकते हुए बोली, डॉ आर्य क्या आप मेरी बेटी की हेल्प कर सकते हैं? डॉ आर्य ने कहा कुछ नहीं, बस अपना हाथ टेबल पर रख दिया। वह औरत थोड़ा चकित रह गई और थोड़ा संकोच से बोली, डॉ आर्य डॉ। इस समय डॉक्टर के पास बैठा एक आदमी अचानक बोला,
क्या डॉ डॉ लगा रखा है? आप इतनी भी अनजान कैसे हो सकती हैं? आप बिल्कुल खाली हाथ आई हैं डॉ। औरत ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, क्या यह फ्री कंसल्टेशन नहीं है? अगर यह मुफ्त है तो मुफ्त ही है, पर क्या आप अपनी ओर से डॉ के लिए कुछ लाना नहीं जानते डॉट? उस आदमी ने घृणा भरी नजर से देखते हुए कहा, बहुत बेवकूफी वाली बात है, इतना मुफ्तखोर हो तभी तो कुछ कमा नहीं सकते। यह सब सुनकर औरत ने शब्द बर्बाद नहीं किए तुरंत अपना कपड़े का बना हुआ पर्स अंदर तक खोजा। वह जितने निकाल सकती थी 5-10, जितने भी सिक्के, जितने भी नोट, सभी को इकट्ठा करके उसने 150 से ज्यादा बना लिया था। डॉ आर्य, मेरे पास बस इतना ही है, उसने कांपते हाथों से पैसे सौंप दिए। यह अंडे भी डॉ आर्य के लिए हैं। औरत ने एक अंडों से भरा लिफाफा निकालकर डॉ की तरफ किया। डॉ आर्य घृणा से हंसे, क्या कर रही हो? लिफाफा तुरंत जमीन पर गिर गया और अंडे टूट गए। यह सब देखकर पीछे लाइन में खड़े आदित्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। एपिसोड 169 स्पेशल गिफ्ट। थप्पड़, यह अंडे भी डॉ आर्य के लिए हैं। औरत ने एक अंडों से भरा लिफाफा निकालकर डॉ की तरफ किया। डॉ आर्य घृणा से हंसे, क्या कर रही हो? लिफाफा तुरंत जमीन पर गिर गया और अंडे टूट गए। यह सब देखकर पीछे लाइन में खड़े आदित्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। अरे अरे अरे, साइड हटो, जल्दी रास्ता छोड़ो। लाइन को चीरता एक आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और आदित्य से बेरुखी से टकराता हुआ आगे चला गया। इस आदमी ने सोने की मोटी चेन पहनी हुई थी। उंगलियों में भी सोने की भारी भारी अंगूठियां पहन रखी थी। उसने आंखों से ही सामने खड़ी औरत को घूरा, तो क्या हुआ अगर तुम पहले आ गई? या लाइन में लग जाओ या यहीं इंतजार करो। औरत ने दोनों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अपनी गोद में रोती बच्ची को लेकर साइड हट गई, पर अब शायद उसका धैर्य टूट चुका था। अपनी बिलखती बच्ची को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह उसे कंधे से लगाकर झुलाते हुए चुप कराने लगी। उस आदमी ने डॉ विनीत आर्य को एक सोने का लॉकेट सौंपते हुए बताया, मेरा नाम जिगर है, क्या आप मेरी हेल्प पहले करेंगे? विनीत ने तुरंत लॉकेट एक्सेप्ट करते हुए खुलकर हंसते हुए कहा, जिगर मेरे फ्रेंड, बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? मेरी प्रॉब्लम यह है, मेरी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य आकर उस आदमी के आगे आकर डॉ विनीत आर्य के सामने खड़ा हो गया और बोला, डॉ आर्य, मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो यहाँ किसी के भी पास नहीं है। तो क्या आप पहले मुझे मौका देंगे? कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता लाइन में लगना है पहले? जिगर चिल्लाया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और व्यंग किया, तुम लाइन में लगकर यहाँ आए हो? मुझे इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, चलो हटो यहाँ से, कहकर जिगर ने आदित्य को एक तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने आदित्य को धक्का देने की कोशिश की, पर वह आदित्य को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। मुझसे उलझने की हिम्मत यहाँ कोई नहीं करता, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, कहते हुए वह साइड में चला गया और कॉल करने लगा। आदित्य ने उसकी कोई परेश नहीं की और डॉ विनीत आर्य से बोला, हाँ तो बताइए क्या कहते हैं आप? डॉ विनीत आर्य मुस्कुराए, बेशक, पहले दिखाइए आपके पास क्या स्पेशल है। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया, यह है मेरे पास। विनीत आर्य के एक्सप्रेशन चेंज हुए, क्या मजाक है? यह मजाक नहीं, स्पेशल है यह। आदित्य ने फिर से हाथ वेव किया, लेकिन यह खाली है। आप ऐसे समय में ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? आपको मजाक लगता है? आदित्य ने जोरदार तमाचा डॉ आर्य के मुंह पर जड़ दिया। वह अपनी चेयर से उड़ गया और थोड़ी दूर जाकर गिरा, यहाँ 3-4 बार लौटकर रुक गया। यह एक जोरदार स्पेशल थप्पड़ है तुम्हारे लिए जो यहाँ सिर्फ मुझसे मिलेगा तुझे। डॉ आर्य को आदित्य के शब्द साफ साफ सुने, पर उसे कुछ टाइम लगा सेट होने को। यहाँ मौजूद लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
कितना दबंग है। डॉक्टर पर हाथ उठाने की हिम्मत की, कहीं पागल तो नहीं हो गया। डॉ को नाराज कर देगा तो हमारा इलाज कौन करेगा। हर किसी को गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लोगों की बातों से आदित्य को काफी दुख हुआ। यह लोग सिर्फ वर्तमान हितों को ध्यान में रखते हैं, आवाज नहीं उठाते। यही कारण है हुनरमंद लोग इनका शोषण करते हैं। अब डॉ आर्य उठकर खड़ा हो गया और आदित्य की नाक की तरफ गुस्से में इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारने की हिम्मत की। परिणाम के बारे में सोच कभी तुम्हारा अब क्या बनेगा। आदित्य ठंडे भाव से बोला, तुम खुद को रेमेडीज का बादशाह कहते हो, क्या बादशाहत है तुम्हारी। एक लाचार माँ तुम्हारे आगे अपनी बच्ची को बचाने के लिए मदद मांग रही है। उसकी जान की परवाह किए बिना तुम तोहफे इकट्ठा करने में लगे हुए हो। एक गरीब के पास सांसें कम हैं, अमीर के पास समय कम है। तुमने गरीब को अनदेखा कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे। रेमेडी का बादशाह कहलाना एक मजाक नहीं है क्या। डॉ आर्य ने आदित्य की बातों को दिल पर नहीं लिया। वह खुद को सही साबित करते हुए बोला, यह समाज का नियम है, समझे तुम। बिना पैसे के भी कभी कोई काम होता है। नियम क्या सिर्फ कमजोर लोगों के लिए ही है। आदित्य एक भौं उठाते हुए बोला। डॉ आर्य ने हाथ हिलाया, बकवास छोड़ो और अपने परिणामों के बारे में कुछ सोचा है क्या। किसी कीड़े को मारने के बाद तुम उसके बारे में क्या सोचते। डॉ विनीत आर्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुमने मुझे कीड़ा कहा। मेरी पहचान को जानते भी हो क्या तुम। यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है। आदित्य ने उसकी बात को उड़ा दिया। बच्चे तुम्हारा इलाज उधर है। जिगर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। आदित्य ने चेहरा घुमाकर देखा। कुछ हट्टे कट्टे आदमियों का समूह एंटर हुआ जिनके शरीरों पर बड़े बड़े टैटू बने हुए थे। यह लोग देखने में ही खूंखार लग रहे थे और क्रोधित भी। अब तुम अपंग बनोगे सभी के सामने। मुझसे आगे खड़े होने की और डॉ विनीत आर्य को मारने की हिम्मत की। अब नतीजा भुगतो। जिगर जहरीली मुस्कान देते हुए बोला। आदित्य को इतने नीच कैरेक्टर को सबक सिखाने में बहुत आलस महसूस हुआ। उसने मोबाइल निकाला और विक्रम को कॉल की। अपने आदमियों को लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल आओ जी मिस्टर कपूर। विक्रम ने जवाब दिया और तुरंत कॉल कट हो गई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन आदित्य की बात को टालने की हिम्मत वह नहीं कर सका। सभी ने सुना आदित्य ने आदमियों को बुलाया है और जिगर के आदमी आ चुके हैं। डॉ आर्य एक साइड में जाकर बैठ गया और चाय पीने लगा, जैसे किसी शो के चलने का इंतजार कर रहा हो। तभी वह औरत भागकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। भैया, आपको दयालुता के लिए धन्यवाद, पर आप जाइए प्लीज, मेरी वजह से और हंगामा नहीं होना चाहिए। एपिसोड 170 वी आर फ्रॉम सेम फील्ड। सभी ने सुना आदित्य ने आदमियों को बुलाया है और जिगर के आदमी आ चुके हैं। डॉ आर्य एक साइड में जाकर बैठ गया और चाय पीने लगा, जैसे किसी शो के चलने का इंतजार कर रहा हो। तभी वह औरत भागकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। भैया, आपको दयालुता के लिए धन्यवाद, पर आप जाइए प्लीज, मेरी वजह से और हंगामा नहीं होना चाहिए। आदित्य उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उस औरत के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि आपने मुझे भैया बोला है, अब मेरा फर्ज है आपकी बेटी को इलाज मिले है। फिल्मी हीरो। डॉक्टर को नाराज करके तुम मुंह बोली बहन को उसके बच्चे के इलाज का भरोसा दे रहे हो। समझते क्या हो खुद को। डॉ विनीत उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा। मैं चाहिए जो कोई भी हूँ, तुमसे तो कुछ अच्छा ही हूँ। डॉ विनीत आर्य, आपके लिए मैं इसे देखता हूँ। जिगर डॉ की चमचागिरी करते हुए बोला। अगर तुम इस बच्चे को देखते हो तो मैं तुम्हें 3 बार मुफ्त इलाज की ऑफर देता हूँ। तभी दरवाजे पर शोर हुआ और एक के बाद एक कई गाड़ियाँ तेजी से आकर रुकी। फिर एक के बाद एक बड़े शरीरों वाले आदमी कूदे। यह दृश्य देखकर सभी का रंग पीला पड़ गया।
यहाँ ज्यादातर लोग इलाज के लिए आए थे, कोई काम छोड़कर आया था, कोई काम से छुट्टी लेकर। किसकी पता होगा यहाँ कुछ ऐसा भी घटित हो जाएगा। जिगर हैरान होकर बड़बड़ाया, विक्रम भाटिया। विक्रम, आप यहाँ क्यों आए हो? वह जल्दी से विक्रम की तरफ भागा। जैसे ही वह विक्रम के आगे जाने वाला था, विक्रम उसकी परवाह किए बिना सीधा आगे बढ़ गया और आदित्य के सामने जाकर माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, मिस्टर कपूर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आदित्य के सामने विक्रम का चिंताग्रस्त चेहरा देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। जिगर का चेहरा बदल गया। तो उसने विक्रम को कॉल किया था, तभी यह इतना दबंग है। पास्ट क्या है इस आदमी का? फुसफुसाती भीड़ पीछे पीछे हट गई। विक्रम उनके लिए एक ऐसी हस्ती थी जिसको कभी नाराज नहीं किया जाना चाहिए था। आदित्य ने जिगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, न खून निकले, न कपड़े फटे, न हड्डी पसली टूटे, सबक सिखाना अब आपके ऊपर है। विक्रम ने भौहें उठाई। शर्त थोड़ी अजीब है, पर मामला तो सबक सिखाने का ही है, कोई प्रबल नहीं अभी हो जाएगा। विक्र के इशारे पर कुछ लोग जिगर की तरफ बढ़े, भयभीत होते हुए। भाई विक्रम, मुझे नहीं पता था यह आपका आदमी है, मुझे माफ कर दो। मेरा आदमी? क्या बकवास है यह? यह मिस्टर आदित्य कपूर हैं जो मुझे माफ करने और सजा देने का हक रखते हैं। विक्रम के मुंह से आदित्य कपूर सुनकर माहौल में उबाल आ गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। अच्छा, तभी तो यह इतना कॉन्फिडेंट है, बड़े बड़े लोगों को झुका दिया इसने तो। मैंने सुना यह डॉक्टर भी है। अब जिगर विक्रम के आदमियों के हाथ आ चुका था। आदित्य की शर्त थी जिगर को गहरी चोट न लगे, इसलिए उसे पहले अच्छे से गुदगुदाया। वह हंसते हुए जमीन पर लौट रहा था, फिर उसे मुंह पर थप्पड़ खाने पड़े। फिर भीड़ के सामने उसके पिछवाड़े पर इतने चप्पल जूते पड़े कि उसका पिछवाड़ा सूज गया। आदित्य कपूर के नाम से भीड़ जितनी जागरूक थी, डॉ विनीत आर्य को भी इस नाम की पहचान थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। फिर वह ठहाका लगाकर हंसा और बोला, तो तुम हो आदित्य कपूर? मैंने सुना है तुम्हारा नाम, और यह भी सुना है हीलिंग पिल तुमने बनाई है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, अफसोस मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। विनीत आर्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह आंखें छोटी करते हुए बोला, आदित्य कपूर, हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, तो तुम एक मामूली औरत के लिए मुझे नाराज क्यों कर रहे हो? आदित्य कड़वाहट से हंसा। जो व्यक्ति पैसे देखकर इंसान पर कदम रखता है, वह अपनी तुलना मुझसे कैसे कर सकता है? आदित्य की बातों में घमंड देखकर डॉ विनीत आर्य का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। आदित्य कपूर, बहुत घमंडी मत बनो। देर सवेरे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन भर मुझे आपके जैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वह अपना आपा खो देने वाला था, तभी साफ सुथरे कपड़े पहने हॉस्पिटल का डीन तेजी से चलता हुआ आया और घबराहट छुपाते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? विनीत आर्य तुरंत मौका संभालते हुए बोला, मिस्टर रविंदर जडेजा, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। क्या यहाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए अच्छा है? डॉ रविंद्र जडेजा ने तुरंत पूछा, क्या यहाँ कुछ गलतफहमी है? मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनका भला चाहता हूँ। इस आदमी ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। क्या सिक्योरिटी है यहाँ? डॉ रविंद्र जडेजा ने आदित्य को देखा तो एकदम ठंडा पड़ गया। क्यों, वह आदित्य को अच्छी तरह से जानता था। हीलिंग पिल का कॉन्ट्रैक्ट लेने वह भी गया था, पर अफसोस विवान सान्याल का सपोर्ट करने की वजह से उसने बिना आदित्य की नजरों में आए हॉल छोड़ दिया था। वह आदित्य को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। मिस्टर कपूर, यहाँ क्या हो रहा है? उसने विनम्रता से पूछा। अपने हॉस्पिटल के लिए ऐसे किसी डॉक्टर को बुलाना। क्या आपको अपनी रिपोर्ट धूमिल करने का डर नहीं? आदित्य बहुत कॉन्फिडेंस के बोला। क्या आपने सुना मिस्टर जडेजा? यह अभी भी मेरा जूनियर है। अपने सीनियर के बारे में ऐसे बोलना क्या प्रतिष्ठा है इनकी?
मेरा यहाँ बहुत अपमान हुआ है, इसलिए अब मैं मांग करता हूँ या तो आप इनको अभी यहाँ से निकालो वरना मैं कंसल्टेशन अभी कैंसिल करता हूँ। यह सुनकर डॉ. रविंद्र जडेजा के साथ साथ सभी लोगों के चेहरे फीके पड़ गए।